देखो यहाँ पर क्या होता है, हमने ये चीजें डिस्कस कर ली कि हम लोग क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे जिसमें मैं इम्प्रोवाइज करवाऊंगा। ठीक है, हमने बता दिया था कि क्वेश्चन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला इंट्रो, दूसरा बॉडी, तीसरा कंक्लूजन। बॉडी जो होगा वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, थीसिस और एंटीथीसिस। ये पर्टिकुलर थीसिस एंटीथीसिस डिपेंड करेगा टेलवर्ड पर, जैसे कि क्रिटिकली एग्जामिन, डिस्कस एक्सेट्रा। ठीक है, और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग यूपीएससी के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, दैट टू क्वालिटी आंसर विदाउट हैविंग अ डेप्थ इन नॉलेज। टेम्पलेट की मदद से हम लोग कैसे डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, वो हम लोग देखेंगे। तो जीएस 2 का 2023 का पेपर है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्रीरिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी, कमेंट। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या देखना है कि इंट्रोडक्शन। अगर आप किसी भी आंसर को लिखते हो तो उसका आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, उसके इंट्रोडक्शन को सोचना, उसके इंट्रोडक्शन को सोचना। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको इंट्रोडक्शन सोचना है तो सबसे पहले, मैंने आपको कई बार बता रखा है कि उस क्वेश्चन के थीम को पकड़ो। थीम क्या होता है, जिस तरीके से आप लक्ष्मीकांत को पढ़ते हो, जिस तरीके से आप स्पेक्ट्रम को पढ़ते हो, उसी तरीके से उसमें क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड को, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को, इंपॉर्टेंट फैक्ट को अंडरलाइन करते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है, इंपॉर्टेंट वर्ड और इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है, उसको अंडरलाइन करो। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज प्रीरिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब यहाँ पर 2 कीवर्ड है, एक तो है जुडिशियल इंडिपेंडेंस, दूसरा डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस कैसे होना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड होना चाहिए, ये है। और तीसरा क्या है, इसमें जो टेलवर्ड है यहाँ का, वो टेलवर्ड है कमेंट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जब आप लिखोगे तो जो हमने एक्चुअली, ये बी होगा, तो जो हमने ए और बी में देखा, ये हमारे थीम्स हुए। तो इस थीम्स को देखते हुए, इस थीम को देखते हुए हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो थीम यहाँ पर है जुडिशियल इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी। तो हमें ये दिखाना होगा कि ये जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, हाउ जुडिशियल इंडिपेंडेंस will uphold democracy। अगर आपने इसको 2 से 3 लाइन में लिख दिया, आपका इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। एकदम आप पार्ट बाय पार्ट एकदम डेप्थ में जाओ चीजों के, एकदम उसको तोड़ो, छोटे डिक्लासिफाई, उसको एकदम तोड़ते चले जाओ। तो पहले इतने बड़े क्वेश्चन को, जो यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनली से शुरू होता है और कमेंट तक खत्म होता है, इसको हमने थीम्स में तोड़ दिया। तो थीम्स में जब तोड़ा तो हमें 2 थीम्स मिले, एक तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस और दूसरा डेमोक्रेसी। अब हम इस थीम को भी तोड़ रहे हैं क्योंकि हमें आंसर लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई इसका मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। तो डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब होता है कि जहां पर टू द पीपल, फॉर द पीपल, जहां पर पीपल ही सर्वोच्च हो। ठीक है, लोगों से बड़ा कोई नहीं हो, जनता से बड़ा कोई नहीं हो, राइट्स वहां पर लोगों को मिले, एकदम सुशासन हो, मतलब कि गवर्नेंस बहुत अच्छा हो, मतलब किस तरीके से हो। डेमोक्रेसी होने का ये भी मतलब होता है कि जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, वो हावी ना हो जाए एक दूसरे पर। ठीक है, मतलब कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की जो पावर है, वो पावर को मिसयूज ना करें। ठीक है, एक ये भी चीज होती है कि मिसयूज ना करें। जुडिशरी यही करती है ना, इसी तरीके से डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करती है, अपहेल्ड करती है। यहां पे क्लियर है, जुडिशरी तो इसी तरीके से अपहेल्ड करती है कॉन्स्टिट्यूशन को। यहां तक क्लियर है तो बताओ। तो हेलो, यस सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ तो ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन आपको ये बोल दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्रीरिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। आप चुपचाप क्या करो, जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर 2-3 लाइन लिख दो। सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में आप लिख दो, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर ही तो है। आप जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में लिख दो इन अ पॉजिटिव सेंस। ठीक है, इन अ
इन अ पॉजिटिव सेंस आप उस चीज को लिख दो। जब आप वो चीज लिखोगे तो एक इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इंट्रोडक्शन ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्रीरिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब जुडिशियल इंडिपेंडेंस होने की वजह से, जब जुडिशियल इंडिपेंडेंस होता है तो ये डेमोक्रेसी का प्रीरिक्विजिट है, हमें कमेंट करना है। इंट्रोडक्शन जब हम ऐसे फॉर्म कर लेंगे, इंट्रोडक्शन को जब हम ऐसे फॉर्म कर लेंगे, तब हमारे साथ क्या होगा, हमारे पास एक चीज आएगी, बॉडी की चीज। अब मैंने आपको बोला है बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होगी, बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होगी, और दैट टू इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ टेलवर्ड। तो यहाँ टेलवर्ड सिंपल है, कमेंट। कमेंट का क्या मतलब होता है कि आपको दो फेजेस दिखाने होते हैं क्वेश्चन के, सिंपल टर्म्स में, कुछ नहीं सोचना है, दो फेजेस दिखाने हैं। एक में होता है थीसिस, दूसरा होता है एंटीथीसिस। थीसिस का क्या मतलब है? थीसिस का मतलब है जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, आप उसको एड्रेस कर रहे हो। एंटीथीसिस का क्या मतलब होता है? एकदम उसके अपोजिट। जैसे मान के चलो आपके पास मोबाइल होगा अभी, ठीक है, तो अगर आप, थीसिस का क्या मतलब होता है? एकदम क्वेश्चन स्टेटमेंट, मतलब मोबाइल है, ये एक थीसिस स्टेटमेंट है, मोबाइल है, थीसिस स्टेटमेंट है। एंटीथीसिस स्टेटमेंट क्या होगा? एकदम उसका उल्टा, मोबाइल नहीं है, एंटीथीसिस स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अगर थीसिस स्टेटमेंट है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो एंटीथीसिस स्टेटमेंट होगा सन राइजेस इन द वेस्ट। थीसिस स्टेटमेंट अगर है पाकिस्तान इज गुड कंट्री, तो एंटीथीसिस स्टेटमेंट होगा पाकिस्तान इज बैड कंट्री, ठीक है। तो हमेशा थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, हमेशा जो थीसिस स्टेटमेंट होगा ना, वो क्वेश्चन स्टेटमेंट को वेरीफाई करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्रीरिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर हमारा जो थीसिस स्टेटमेंट होगा, जिसको हम लोग हेडिंग भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग हेडिंग भी बोलते हैं, तो यहाँ पे जो थीसिस स्टेटमेंट होगा वो ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये है प्रीरिक्विजिट टू डेमोक्रेसी। ये हमारा थीसिस स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन स्टेटमेंट है, और यही हमारा क्या होगा, बॉडी का एक पार्ट होगा। अगर यहीं पर इलेबोरेट होता ना, तो आपका आंसर यही खत्म हो जाता। इलेबोरेट में आपको एंटीथीसिस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इलेबोरेट में जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या है, आपके पास कमेंट है, तो कमेंट में एक पार्ट ये हो जाएगा। दूसरा पार्ट इसका जो मैं एंटीथीसिस बोल रहा हूँ, एंटीथीसिस मैंने क्या बोला कि उल्टा हो जाएगा, नॉट लगा दो, नॉट लगा दो। तो यहाँ पर जब तुम नॉट लगाओगे तब क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट अ प्रीरिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये इसका एंटीथीसिस हो जाएगा। और दोनों हेडिंग्स के अंदर आपको आंसर्स लिखने हैं, समझे बात को, दोनों हेडिंग्स के अंदर आंसर लिखना है। अब यहाँ पर आप अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर नॉट लगा देते, इसके दो हेडिंग बनेगा क्या? इसकी दो हेडिंग बनेंगे, है ना? हाँ, इसकी दो हेडिंग बनेगी, हाँ, इसकी बॉडी दो में हेडिंग, हाँ, बॉडी में ही दो हेडिंग बनेगी। ओके, अभी दिखा देते हैं आंसर, अभी दिखा देते हैं आंसर। तो यहाँ पर क्या होगा कि कमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगर ये कमेंट की जगह इलेबोरेट लिखा होता तो ऐसा नहीं होता, तो फिर यही आंसर हो जाता, बस खत्म हो गया आंसर, समझे? तो आंसर खत्म हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर बेसिक चीज क्या है, यहाँ पर बेसिक चीज क्या है, एंटीथीसिस में क्या होगा, यहाँ आप नॉट लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन इसको अगर हम लोग स्टैंडर्डाइज वे में लिखें, तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस अगर ज्यादा हो जाएगा तो जुडिशियल एक्टिविज्म ज्यादा हो जाएगा। अगर जुडिशियल एक्टिविज्म ज्यादा हो गया तो बैलेंस ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो हम ऐसा लिख दें कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट अ प्रीरिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा एंटीथीसिस में ये भी लाइन लिख सकते हैं। एक और चीज लिख सकते हैं, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल ओवररीच या एक्टिविज्म हार्म्स द डेमोक्रेसी, हार्म्स द डेमोक्रेसी। समझे बात को, समझे ना? ये थीसिस और एंटीथीसिस स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके बाद कंक्लूजन में हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन में हम लोग क्या करेंगे, जब कंक्लूजन की बात आएगी, अभी हम लोग डिटेल में इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। जब कंक्लूजन की, इंट्रो हो गया डिस्कस, यहाँ पे कंक्लूजन की जब बात आएगी, तो कंक्लूजन में आपको सिंथेसाइज करना है। बाकी नीचे का जो दो लाइन होगा,
वो एक पॉजिटिव नोट में एंड करेगा। क्लियर है? एक यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। थोड़ा सा इसको दोबारा बताइएगा, ये वाला जो आपने बोला। इसको कंक्लूजन को हाँ, कंक्लूजन को क्या करना है, 4 लाइन हमें कंक्लूजन में लिखनी है। तो 2 लाइन बैलेंस की होनी चाहिए। बैलेंस का ये मतलब है कि ना तो हम जुडिशियरी को ज्यादा इंडिपेंडेंट कर सकते हैं और ना तो हम जुडिशियरी को ज्यादा दबा सकते हैं। ये बैलेंस की लाइन हो गई। 2 लाइन में हमें ये लिख देना है। बाकी का जो 2 लाइन है, 4 लाइन लिखना है तो 2 लाइन ये लिख दिया। अब बाकी का जो 2 लाइन है उसको पॉजिटिव नोट में एंड कर देना है कि हाँ, क्योंकि क्वेश्चन स्टेट, वो जो पॉजिटिव नोट जो आपका आएगा ना शौर्य, वो आएगा आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट से। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कर रहा है, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दो, डेमोक्रेसी सेव हो जाएगी। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आपका जो पॉजिटिव एंड नोट वाला जो होगा ना, उसमें आपको ये लिखना होगा हाउएवर एक कनेक्टिंग वर्ड होगा, या व्हाइल एक कनेक्टिंग वर्ड होगा। तो हाउएवर इंडिपेंडेंस टू जुडिशरी could be proved as a savior or a savage savior to the prerequisite of democracy। और फिर किसी केस का या कोई एग्जांपल कोट कर देंगे। ओके ओके ओके, समझे? हाँ हाँ, यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात यहाँ पर की गई है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस रूटेड इन द, देखो सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पर आया, which is a cornerstone of democratic governance। Judicial independence means that judiciary have freedom to decide each case on its merit without fear or favor of influence। ये सब क्या है, सिंपल इंग्लिश है, ये वोक्यूबुलरी है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट और कोई कला काम नहीं आई है, कोई नॉलेज काम नहीं है, ये बस सिंपल वोक्यूबुलरी है। जिसको लिखना आ गया उसने लिख दिया। ओके, समझ आया? और यहाँ पर हमने बात कर रखी थी सेपरेशन ऑफ पावर की, जुडिशियल एक्टिविज्म की। ये वोकैबुलरी का ज्ञान कैसे आता है? ये वोकेबुलरी का ज्ञान आपको 2 तरीके से आएगा। एक तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। पहला तो इसका पहली कंडीशन ये है, इंग्लिश सही होनी चाहिए। उतनी भी अच्छी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप इजी टू फ्लो इन राइटिंग एंड वो, और दैट टू ग्रामेटिकली। एक तो वो होना चाहिए, एक तो इंग्लिश अच्छी, प्लस आपके अंदर हैबिट होनी चाहिए न्यूज़पेपर रीडिंग की अच्छे से। बार बार उस वर्ड को लिखे और उसका मीनिंग को समझे, है ना? क्योंकि 4 बार मैं जाता हूं, लेकिन कल मैंने ग्रुप में क्या हुआ था, एक आर्टिकल डाला था जिसमें केसेस थे काफी सारे। वो एक केसेस यहाँ पे डाल दो, वैल्यू एडिशन हो जाएगा। कमिटी का नाम डाल दो, वैल्यू एडिशन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डालो, वैल्यू एडिशन हो जाएगा। आर्टिकल डाल दो, वैल्यू एडिशन हो जाएगा। ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या आता है, बॉडी ऑफ द आंसर। देखो इन्होंने गलत किया है एक्चुअली, इन्होंने आंसर आधा दिया है, लेकिन ऐसा चेक करने वाला रहेगा तो इसको इनका आंसर बेकार है। हाँ, तो इसको हाफ आंसर मानेगा। तो इससे बेटर क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसको लिखना कैसे है। इस टाइप के चीजों को जो कि GS2 से रिलेट करता है, उसको आपको सोचना कैसे है, टेम्पलेट में लाना कैसे है, टेम्पलेट में उस चीज को लगाना कैसे है। ठीक है? आपको मैंने टेम्पलेट सेंड किए है ना? हेलो? नहीं, टेम्पलेट तो सेंड नहीं किया। टेम्पलेट आपने शेयर नहीं किया। आपने कहा था कि जब मैं बता दूंगा उसके बाद धीरे धीरे टेम्पलेट शेयर करूंगा। अच्छा, यही है वो टेम्पलेट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो एक मिनट, इसको ये खुला। हाँ, अब देखो यहाँ पर आपके पास ये टेम्पलेट होगा। ऐसे करके 9 टेम्पलेट है मेरे पास। ठीक है? उस 9 टेम्पलेट में आपको क्या करना होगा, आपको ये सब याद होना चाहिए। अगर आप आंसर, अब ऐसे बैठ करके इसको याद नहीं करना, बट आप इसको क्या कर सकते हो, आपको बैठ करके इस चीज को याद नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपली आप इसको खोल के रखना है और आंसर अटेम्प्ट करना है। जब आप आंसर अटेम्प्ट करोगे ना, ये चीजें अपने आप आपको याद हो जाएगी। अब इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जब क्वेश्चन में क्या पूछा है, थीसिस स्टेटमेंट में क्या है, थीसिस स्टेटमेंट में आपको ये बोला है कि क्यों गारंटीड है जुडिशियल इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी को
बचाने के लिए। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए? पहले आप बताओ। जुडिशरी को जैसे हमने इस यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि यहाँ पर 2 मिनट में आपके इनपुट्स लिए जाएंगे, उसको एनरिच किया जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशनली अगर गारंटीड कर देते हैं तो ऐसा क्या हो जाएगा कि डेमोक्रेसी मेंटेन रहेगी? ये बताओ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छे से सोचो, एक सिंक्रोनाइज वे में सोचो और सोचने के बाद आंसर। ऐसा क्या हो जाएगा? दोनों को इंटरडिपेंडेंट बनाएंगे। तो डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? और दोनों कौन है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, आप और रोहित। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। और थोड़ा जल्दी। लेजिस्लेचर। नहीं बताओगे? आप पूछ रहे हो तो एक बार रिपीट करोगे? आवाज नहीं आ रही क्या? अब नहीं, मैं थोड़ा सा सुन नहीं पाया था, एक बार बताना। यार आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं कह रहा था आप क्या पूछ रहे हो, एक बार रिपीट करना। मैं ये पूछ रहा था कि इस बॉडी में जो पहला हमने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनली वाला, ये जो पार्ट लिखा है ना थीसिस स्टेटमेंट में, इसका आंसर क्या होगा? एक दो पॉइंट्स बताओ आप लोग। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड में आंसर पूछ रहे हो आप, मतलब सपोर्ट पे? हाँ यार, ये तो यही पूछ रहा हूँ 2 मिनट से। डेमोक्रेसी होगा उसका। देखो इसका आंसर मैं बताता हूँ। जब भी whenever you are solving पॉलिटीज क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप कभी भी पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना पॉलिटी में जो जनरल क्वेश्चन आता है ना, जो जनरली जो क्वेश्चन आता है, अगर आपने कभी देखा होगा या अगर आप समझते होगे तो समझा होगा। आप अपना माइक म्यूट कर लो। तो यहाँ पर जब आप समझते होगे तो आपने समझा होगा कि यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है। हमेशा पॉलिटी में ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि वर्सेस का क्वेश्चन आता है। वर्सेस का मतलब ये हो गया या तो एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेटिव आएगा, ठीक है, या फिर जुडिशियरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशियरी वर्सेस लेजिस्लेटिव, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं या बहुत ज्यादा हो गया तो सेंटर वर्सेस स्टेट, सेंटर वर्सेस स्टेट, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको कोर पॉलिटी में मिलेंगे मेंस में, इसके अलावा बाहर नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो यही मिलेंगे, बाहर रेयर चांस है मिलेंगे। फिर डॉक्ट्रिन का क्वेश्चन आता है कोर पॉलिटी में, वो भी देखेंगे कैसे है। लेकिन एक इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं जो वर्सेस वाले क्वेश्चन होते हैं, स्टेट वर्सेस स्टेट, ठीक है, जो कि ट्राइब्यूनल, चाहे वो वाटर के बेसिस पर हो गया, लैंड के बेसिस पर हो गया। वाटर शेयरिंग अभी चल रहा था ना कर्नाटक और तमिलनाडु में, हाँ, या तो उस टाइप का क्वेश्चन आएगा या तो मतलब वो स्टेट वर्सेस स्टेट का क्वेश्चन आएगा। अब ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं। यहां पर क्या होगा एक्चुअली, अगर एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेटिव क्वेश्चन आता है तो आप देखोगे गवर्नर वर्सेस सीएम का क्वेश्चन आता है, ठीक है। जुडिशियरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चन आता है तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन पर क्वेश्चन आता है। जैसे कि दारू का ठेका बंद कर दो हाईवे में, ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन थी। जुडिशियल वर्सेस लेजिस्लेटिव का क्वेश्चन हम लोग अभी देख रहे हैं। हाँ, यही जुडिशियरी वर्सेस लेजिस्लेचर का ही लग रहा था। हाँ, जुडिशियल वर्सेस लेजिस्लेटिव का क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं।
या जुडिशियल वर्सेस लेजिस्लेटिव क्या होता है? एनजैक, सुना होगा नाम, एनजैक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट, इसको सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड घोषित कर दिया था। तो आप एक बात बताओ, इसको वॉइड करने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट, जो कि जुडिशरी है, और इसको बनाने वाला कौन है? पार्लियामेंट, जो कि लेजिस्लेचर है। तो ये सब इशू किसका है? जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेटिव का। उसके बाद है सेंटर वर्सेस स्टेट। सेंटर, अभी आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम आवास योजना, इसका नाम बदल दिया, आंध्र ने भी बदल दिया, बंगाल ने, नहीं, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल ने। अच्छा, आंध्र प्रदेश, हाँ, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल ने नाम बदल दिया। सेंटर ने फंड देने के लिए मना कर दिया, बिल्कुल। ये है। अब स्टेट वर्सेस स्टेट में आप देख रहे होंगे, एक तमिलनाडु वर्सेस कर्नाटका का इशू, पानी कौन किसको कितना देगा। ये जो है ना, ये एक तरीके के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, मेंस में। अभी में दो तरीके के और आते हैं पॉलिटी में, और ये साल दर साल ऐसा ही रहेगा, साल दर साल ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, ये अभी तक जितना बताया, आई एम होपिंग दैट यू पीपल आर गेटिंग विद ऑल दोस पॉइंट व्हिच आई एम डीलिंग हियर, ओके। तो यहाँ पर अब क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब आपको एक बात जान के हैरानी होगी, जो मैंने आपको होमवर्क दे रखा है कि एग्जाम्पल्स लिखो, डेटा कलेक्ट करो, फैक्ट कलेक्ट करो, ये सब मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। इन सब एग्जाम्पल्स को छोड़ करके इस टाइप के क्वेश्चन का, ये चाहे जो हो गया, नंबर 1 आपका एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, इन पांचों का आंसर ऑलमोस्ट एक टेम्पलेट से सेम सही लिख दिया जा सकता है, ठीक है ना। ये ऑलमोस्ट एक ही टेम्पलेट से लिख दिया जाता है, और उस टेम्पलेट को आप डिफरेंस बस और बस इसी ये जो आप देख रहे हो ना, मैंने जो ये लिख रखा है, एग्जाम्पल, डेटा, फैक्ट, इसी से आप डिफरेंशिएट करो, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो आप अपने नोट्स में लिखना चालू करो कि जो GS2 है, GS2 में जो वर्सेस क्वेश्चन आता है, उसके लिए वर्सेस क्वेश्चंस टेम्पलेट क्या होगा, ठीक है, उसके लिए टेम्पलेट क्या होगा। तो उस टेम्पलेट में आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, अगर कोई भी वर्सेस क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर कोई भी वर्सेस क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहली चीज जो अफेक्ट होती है वो होती है सेपरेशन ऑफ पावर। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है सर, ये इंट्रा भी हो सकती है और ये इंटर भी हो सकता है, इंट्रा और इंटर दोनों हो सकता है। इंट्रा का क्या मतलब होता है, देखो, सेपरेशन ऑफ पावर समझ रहे हो ना। अब मैं बेसिक या मैं फाउंडेशन कोर्स जैसा नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आंसर राइटिंग करवा रहा हूं, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इंट्रा और इंटर का मतलब आप लोग क्या समझते हो। तो सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है कि पावर का विभाजन होना, शक्ति का विभाजन होना। शक्ति का विभाजन, अगर जैसे इंटरनेशनल मैच का क्या मतलब है, दो देशों के बीच का मैच, ठीक है। उसी तरीके से पावर का विभाजन अगर एक कैटेगरी में हो रहा है उसको इंट्रा बोलेंगे, अगर एक से दूसरे कैटेगरी में हो रहा है तो उसको इंटर बोलेंगे। तो हाँ, इंट्रा में क्या आएगा, अगर हम लोग इंट्रा सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो लेजिस्लेचर के बीच का सेपरेशन, एग्जीक्यूटिव के बीच का सेपरेशन, जुडिशरी के बीच का सेपरेशन, ये सब डायमेंशन जनरेट करने का तरीका है। उसके बाद इंटर में क्या हो जाएगा, हेलो, हाँ, बताते जाइए। इंटर में क्या हो जाएगा, तो इंटर में तुम्हारा हो जाएगा जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेटिव वर्सेस जुडिशियल, ठीक है। तो अब तुम्हारा सेपरेशन ऑफ पावर में तुम्हारा 6 डायमेंशन हो गया।
ठीक मेरी है। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ हाँ हाँ। हाँ, अब मैं इस पॉइंट को समझाता हूँ तुमको। ये कहीं पे भी होगा, ये कहीं पर भी होगा। अब मैं इस पॉइंट को समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन, अभी मैं इस क्वेश्चन पर भी आऊंगा। इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है मैं वो भी तुमको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि टेम्पलेट तुम लोगों के दिमाग में चले जाए, जिससे क्या है कि इस तरह के जितने क्वेश्चन आए हैं उसको अच्छे से कर लो, डेटा फैक्ट निकाल के। जितने भी क्वेश्चन आए, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस इस चीज को देखते जाओ जो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पर आ रहा है, इंटर इंट्रा ये सब दिख रहा है। अब यहाँ पर हम लोग पहला केस लेते हैं। पहला केस क्या है? पहला केस क्या है यहाँ पे? एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेटिव का क्या मतलब है कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर के बीच में दिक्कत हो जाए। गवर्नर और स्टेट के बीच में दिक्कत होती है। आपने देखा होगा कि तमिलनाडु भी गया है सुप्रीम कोर्ट, अभी पंजाब गया था सुप्रीम कोर्ट। पंजाब गया था सुप्रीम कोर्ट की गवर्नर भाई कई सारे मनी बिल को दबाए बैठा हुआ है। तो ये सब जो चक्कर है, ये इसको कहते हैं, ये आ जाएगा आपका एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेटिव में। लेजिस्लेटिव स्टेट का और एग्जीक्यूटिव तुम्हारा जो गवर्नर है उसका। अब ये जो है ये तुम्हारा इंटर सेपरेशन ऑफ पावर है। अगर यहाँ पर दिक्कत होती है, यहाँ पर अगर दिक्कत आ रही है, ऐसी दिक्कत आ रही है, तो कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी? कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी? आप एक बात बताओ। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर गवर्नर और सीएम के बीच में दिक्कत आ रहा है, तो सेपरेशन ऑफ पावर में कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी, मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, सेपरेशन ऑफ पावर में कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी। एक तो एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेटिव में दिक्कत आएगी, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, लेजिस्लेटिव वर्सेस लेजिस्लेटिव में दिक्कत आएगी। अब पूछोगे लेजिस्लेटिव वर्सेस लेजिस्लेटिव में कैसे दिक्कत आएगी, तो यहां पर सेंटर की लेजिस्लेटिव, यहां पर सेंटर की लेजिस्लेटिव वर्सेस स्टेट की लेजिस्लेटिव में एक टसल हो जाएगा, ठीक है। ये बाय प्रोडक्ट है। और एग्जीक्यूटिव वर्सेस ये लेजिस्लेटिव में तो तुम लोग देख ही रहे हो कि इशू क्रिएट होगा ही होगा उसमें। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? दूसरा क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का अपना एग्जीक्यूटिव होता है। तुम लोगों को पता है ना कि जो अपने पॉलिटिशियन है वो लेजिस्लेचर भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी वो काम करते हैं, और दूसरा प्लस वो एग्जीक्यूटिव भी है। जब वो पॉलिसी, एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो नेता लोग होते हैं। तो जो नेता लोग होते हैं वो लेजिस्लेचर में भी होते हैं, एग्जीक्यूटिव में भी होते हैं, ये पता है ना? हाँ, तो ये पता है। तो तुम फिर ये भी देखो कि यहाँ पर भी इशू आएगा। यहाँ पर भी इशू आएगा। कैसे आएगा? स्टेट गवर्नमेंट का अपना, अगर तुमसे क्वेश्चन में इशू पूछेगा, यहाँ पे इशू ही पूछा है, दूसरा पार्ट इशू ही होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव वर्सेस एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव वर्सेस एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है, पीएससी वाले, वो उनकी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है गवर्नर, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव वर्सेस एग्जीक्यूटिव की भी दिक्कत आएगी। क्लियर है? तो यहां पर ये तीन चीजें आएंगी, और जब आप पेपर में लिखोगे, जब आप आंसर लिखोगे, तो आपको इन्हीं तीनों चीजों पर फोकस डालना होगा, और फोकस डाल करके आपको आंसर लिखना होगा एग्जाम्पल में। समझ रहे हो बात को, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? कोई डाउट है तो बताओ, या फिर से बता दूं? क्लियर है? क्या है? एक बार आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो शौर्य, हेलो रोहित, हेलो। हाँ, रोहित की आवाज आई क्या? मेरे को आई नहीं। नहीं, उनकी आवाज कट रही है, वो बाहर है, आवाज बहुत बैकग्राउंड से आ रहा है, तो सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे भी आवाज नहीं आ रही रोहित, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही, तो मैं आंसर कैसे दूं आपके क्वेश्चन का? आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया ना शौर्य, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, वो तो मेरे को समझ में आ गया, वो कुछ बोल रहे थे। अब यार वो सुना ही नहीं दे रहा, तो मैं क्या बोलूं? ठीक है, आ गया। तो अब ये एक चीज हुई।
ये हमेशा रहेगा टेम्पलेट में। अगर वर्सेस क्वेश्चन में, वो आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू। हाँ, ये हमेशा रहेगा क्वेश्चन में। ये सेपरेशन ऑफ पावर आपको डील करना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। उसके बाद दूसरा आता है, टेम्पलेट में हमेशा वर्सेस क्वेश्चन में एक पॉइंट हमेशा सेपरेशन ऑफ पावर का रहेगा। दूसरा आपका रहेगा रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ। अब शौर्य आप एक बात बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ? रूल ऑफ लॉ तो बाय कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, रूल बाय लॉ तो एग्जीक्यूशन हो गया। मतलब रूल ऑफ लॉ लेजिस्लेचर हो गया और एग्जीक्यूशन हो गया रूल बाय लॉ। एग्जीक्यूशन हो गया रूल बाय लॉ, मतलब जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, वो एक लॉ प्रोवाइड कर रहा है, वो रूल ऑफ लॉ हो गया। और उसका एग्जीक्यूशन मतलब उसका एक्शन जो हो गया वो रूल बाय लॉ हो गया। अच्छा, हाँ बताओ। रूल ऑफ लॉ मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर। जैसे यूएसए का रूल ऑफ लॉ बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू इंडिया, इसलिए वहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत आता है। और रूल बाय लॉ मतलब हो गया कि कोई भी आदमी रूल कर रहा है तो लॉ के हिसाब से रूल करे। किंग मत बन जाए, जैसे पहले था किंग सिस्टम, भूटान में किंग सिस्टम है ना। बट इंडिया में ऐसा नहीं कि अंबानी जो मर्जी है वो कुछ करे, उसको लॉ के अंदर रूल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी रूल के अंदर लॉ करेगी, तो हर पोस्ट रूल के हिसाब से चलेगा, ऐसा नहीं कुछ भी करेगा। ये है। वेरी गुड, हाँ सही बात है, एग्जैक्टली वही चीज है, सही बताया आपने। अब देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है ना, बेसिकली सही बता रहे हैं। रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है? जो नियम बना दिया वो नियम बना दिया। रूल बाय लॉ मतलब कि इंसान सुप्रीम नहीं होगा, रूल सुप्रीम होगा और उस रूल के अकॉर्डिंग गवर्नेंस चलेगी। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अपना है ना। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ हो गया और उसके हिसाब से चलना है तो रूल बाय लॉ हो गया, यही ना। यही चीज, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, ठीक है ना, तो हमेशा अब इसको कैसे क्वेश्चन से या वर्सेस के क्वेश्चन से तुम रिलेट करोगे या किस तरीके से करोगे? तो वर्सेस के क्वेश्चन से रिलेट करने के लिए तुमको क्या करना होगा? यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर इन केस अगर एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर का क्वेश्चन आता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर मतलब गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच का क्वेश्चन आता है, तो तुमको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये चीज अफेक्ट कर रही है रूल बाय लॉ को या रूल बाय लॉ को इफेक्ट कर रही है या रूल ऑफ लॉ को इफेक्ट कर रही है। जैसे अगर मान के चलो संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि गवर्नर ठीक है, गवर्नर कुछ चीजों को अपने साथ विथहोल्ड कर सकता है इनडिफिनिट टाइम के लिए। अगर इनडिफिनिट टाइम के लिए अगर गवर्नर कुछ चीजों को विथहोल्ड कर सकता है तो ये रूल ऑफ लॉ में आ जाएगा। क्लियर है? ये रूल ऑफ लॉ में आ जाएगा। लेकिन अगर वो संविधान में या इंटरप्रिटेशन जुडिशरी का ऐसा है कि वो विथहोल्ड इनडिफिनिट टाइम के लिए कर तो सकता है, लेकिन वो अंडर जुडिशियल रिस्ट्रेंट या उसको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा इस बात का कि भाई क्यों इतने दिनों तक विथहोल्ड किया है, वो रूल बाय लॉ में आ जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछा गया है कि एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेटिव में अगर दिक्कत आ रही है तो एक पॉइंट बनाओ, तो तुम इन दोनों में से कोई एक पॉइंट बना सकते हो, इधर ये बनाओगे या ये बनाओगे। ठीक है, समझ आया कि नहीं? उसके बाद जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव में अगर ऐसी बात आती है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में अगर ऐसी बात आती है तो भी सेम चीज है। अगर एग्जीक्यूटिव कुछ ऐसा नियम बना देती है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है तो जुडिशरी उसको डांटेगी। तो जब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में ऐसा कोई टसल होता है, जब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में अगर ऐसा कोई टसल हो रहा है तो सिंपल सी बात है, वहां पर भी या तो रूल ऑफ लॉ वायलेट होगा या तो रूल बाय लॉ वायलेट होगा, या फिर नहीं तो सबसे बढ़िया
बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट होगा। क्लियर है? इसको लिखो कॉपी में। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में मान के चलो एग्जीक्यूटिव ने कुछ एनजेक बना दिया, तो एनजेक क्या रीजन से जुडिशरी ने स्टक डाउन किया था? यही ना कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है वो। तो ये करेक्ट। हाँ, तो इन तीनों में से कोई एक पॉइंट जरूर होगा वहां पे, ठीक है ना? ये जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे सर, एक ये लिख रखा है ना यहाँ पे, रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ, बेसिक स्ट्रक्चर, इन तीनों में से कोई ना कोई एक पॉइंट होना ही होना है, वहां होगा। ओके, ठीक है, समझ गया। समझ गया? तो आपका क्वेश्चन कुछ भी हो, ये 2 पॉइंट होंगे। जैसे ही ये 2 पॉइंट होगा, तो जिस तरीके से आप देखो यहाँ पे, आप इस पेज में आओ और देखो राउस वाले में सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, पब्लिक ट्रस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेस्पेक्ट, कंसिस्टेंसी, ये सब जो है ना आपके पास ऑलरेडी बना बनाया रहेगा। ये सब ऑलरेडी बना बनाया यही बन रहा है ना यहाँ पे बन क्या रहा है? ये जिस तरीके से इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर बनाया, हमने ही बनाया। जिस तरीके से इन्होंने रूल ऑफ लॉ बनाया, हमने ये 3 चीज बना दी। समझ रहे हो? तो कोई भी, जैसे ये सब हेडिंग जो बना रहे हैं, हम लोग भी सब हेडिंग बना रहे हैं, और ये सब हेडिंग जेनरिक होगी किसी भी वर्सेस वाले क्वेश्चन में। अच्छा, ठीक है, ये चल रहा है अभी क्लास में। अभी डरो मत, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर एक क्लास भी ढंग से समझ में नहीं आई, तो आने वाली क्लास भी समझ में नहीं आएगी। और रिपीट थोड़ा करना मुश्किल होगा मेरे लिए, इसीलिए ऐसा नहीं है रिपीट नहीं करूंगा, रिपीट तो करूंगा ही, लेकिन अटेंटिव रहना क्लास में। अब ये वो चीज नहीं हो रही थी, मैं वेट कर रहा था आप लोगों के नोट्स का, बट ठीक है, नहीं बना कोई। अब एक चीज ये हुई, तीसरा क्या होगा यहाँ पे? तीसरा आपने सुना होगा डॉक्ट्रिन्स। डॉक्ट्रिन सुना होगा। अब मैं डॉक्ट्रिन्स कई सारे होते हैं, लेकिन मैं एक डॉक्ट्रिन्स यहाँ पे एक भी लिखूंगा नहीं। क्यों नहीं लिखूंगा मैं? इसीलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि इन सब केसेस पर ना कई सारे डॉक्ट्रिन्स हो जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। आपने नाम सुना होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन सुना है? नहीं, सुना तो नहीं है मैंने। हाँ, तो डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन ये होता है कि अगर पार्लियामेंट को बोला गया है कि इस एस्पेक्ट में कानून ना बनाओ, तो पार्लियामेंट उस एस्पेक्ट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कानून नहीं बना सकता है। हाँ, ओके। ठीक है, अगर बोल दिया गया है कि भाई इधर नहीं करना है तो नहीं करना है, बेसिक स्ट्रक्चर हर्ट नहीं करना है तो नहीं करना है। ठीक है, तो उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे कई सारे डॉक्ट्रिन्स आएंगे। जैसे एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिपेंडेंस, जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के पास होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इस डॉक्ट्रिन, अभी जैसे इन्होंने बोला डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर मान के चलो एनजेक जैसी बातें आ रही है जो कि जुडिशियल और लेजिस्लेटिव के बीच में ये है, तो एक पॉइंट तुम्हारा ये हो सकता है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिपेंडेंस हो सकता है ना। अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का कोई इशू है कि गवर्नर वर्सेस सीएम, अगर गवर्नर बोल रहा है, गवर्नर ये बोल रहा है कि भाई अब करना नहीं है, तब तुमने गलत नल एंड वॉइड बनाया, ये बनाया, वो बनाया, ऐसा बना दिया, तो गवर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन इन्वोक हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? फिर से बताइएगा इसको, समझ में। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे शौर्य ने बोला कि, रोहित ने बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, ठीक है, इंडिपेंडेबिलिटी ऐसा करके कुछ है वो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या दिक्कत हुई थी, सॉरी जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव के बीच में क्या दिक्कत हुई थी, एनजेक नाम की कोई चीज आई थी। ठीक है, एनजेक नाम की चीज में क्या होता है, इसमें ये बोला, इसको जुडिशियरी ने स्ट्रक डाउन कर लिया था, बोला था कि नहीं भाई ये एनजेक हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। कौन? तो उसमें कोई डॉक्ट्रिन वायलेट हो रही थी, तो वो डॉक्ट्रिन का नाम क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिपेंडेंस। वो वायलेट हो रहा था, ये स्टक डाउन हो गया। तो एक पॉइंट आपको सब हेडिंग्स के तरह ये मिल गया ना डॉक्ट्रिन वाला।
उसी तरीके से मैंने बोला कि गवर्नर ने स्टेट गवर्नमेंट के बिल को रोक के रखा है, और गवर्नर ये बोलता है भाई तुम गलत बना रहे हो, तुमको ये नहीं बनाना, वो नहीं बनाना चाहिए। तो इसमें हम ऐसा इसको स्टैंडर्ड टर्म्स में लिख सकते हैं ना, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। हाँ डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन लिख सकते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे कई सारे डॉक्ट्रिन्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर स्टेट वर्सेस सेंटर की बात है, चुपचाप यहाँ पे फेडरलिज्म लिख दो। भाई फेडरलिज्म को हर्ट कर रहा है, ठीक है। स्टेट वर्सेस स्टेट का इशू आ रहा है, तुमको पता होगा क्वाजी फेडरलिज्म करके कुछ होता है। हाँ क्वाजी फेडरलिज्म, सेंटर के पास ज्यादा पावर रहेगा बस, और स्टेट के पास कम कम रहेगा, रहेगा। और वो भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट्स के बीच में भी। स्टेट्स के बीच में भी क्वाजी फेडरलिज्म में, ये सुना होगा आपने, तो उसमें भी क्या होता है, एकदम अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंडिया इसी पे चलता है, क्वासी फेडरलिज्म पे। हाँ ठीक है, तो कोई डाउट है तो इसमें बताओ। यही टेम्पलेट बन रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा, आंसर लिखने में मदद आ जाएगी। क्लियर है? मतलब अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो उसमें हम ये सारे कीवर्ड्स घुमा फिरा के यूज कर सकते, यूज कर ले। हाँ अब समझे तुम, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फिर ट्रिब्यूनल रूल दे सकते हो। इसके बाद चौथा क्या बनेगा? हेलो, हाँ जी। चौथा क्या बनेगा? चौथा ये बनेगा। अब बताओ, अब और क्या बन सकता है? लेकिन इसका एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा शौर्य और रोहित। हाँ एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, कुछ कमिटीज के नाम लिखने पड़ेंगे। भूरिया कमीशन है, सरकारिया कमीशन है, पुंची कमीशन है, इस टाइप का कमीशन जो सजेशन है वो हमें रटना पड़ेगा। अच्छा इस कमीशन ने इसी जगह बोला, सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जजमेंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, गुड। एक चीज और है, ये पब्लिक, अब देखो, अब दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर हमने ये डॉक्ट्रिन्स फेडरलिज्म, क्वासी फेडरलिज्म, ये सब कुछ हमने लिख लिया। अब हमें एक चीज और लिखनी है पॉलिटी में। एक चीज हमको और लिखनी होती है। क्या लिखना होता है पॉलिटी में? ऐसा देखो, अगर टसल हो रहा है एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेटिव के बीच, लेजिस्लेचर के बीच में, या जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, किसी के बीच में भी हो रहा है, या पानी का ही इशू हो रहा है कर्नाटका और उसके बीच में, तमिलनाडु के बीच में, तो ये इम्पैक्ट किसको कर रहा है? ये पब्लिक को कर रहा है। पीपल को कर रहा है, ये पब्लिक को कर रहा है। एक इशू ये भी होता है कि पब्लिक का ट्रस्ट ना खत्म होता है। ठीक है। दूसरा क्या है तुम्हारा, अगर मान लो ये इस तरीके का इशू होता है, तो वो फैक्टर्स लाइक रीजनलिज्म को प्रमोट करता है। फैक्टर्स लाइक अब ये देखो, ये सब सारी चीजें जो है ना, वो हर जगह पे नहीं आएगी। अगर मान लो कि एक लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट के बीच में टसल आ गया, तो रीजनलिज्म को प्रमोट वो नहीं करेगा, लेकिन स्टेट वर्सेस स्टेट में आएगा तो करेगा, स्टेट वर्सेस सेंटर में आएगा तो करेगा, गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर में आएगा तो करेगा। अगर पंजाब के बिल को तुम ये रख दोगे तो पंजाबी लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि सबको पता है गवर्नर इज एजेंट ऑफ सेंटर। तो रीजनलिज्म प्लस हेलो, हाँ प्लस सेक्टिज्म, इसका डेवलपमेंट होगा। छठा क्या होगा? सेक्टिज्म क्या है? सेक्टिज्म क्या है? किसी एक सेक्ट का डेवलप होना। जैसे मान के चलो कि पंजाब में, अगर मान लो कि पंजाब हेलो, हाँ, जैसे मान के चलो, सेक्टिज्म का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल जुडिशरी वर्सेस इनका केस चल रहा है, जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेटर का केस चल रहा है।
क्यों चल रहा है? क्योंकि लेजिस्लेचर ने एक लॉ पास कर दिया, कि तुम सिनेमा हॉल में जाओगे तो वंदे मातरम गाना है। अब क्या होता है, वंदे मातरम जनरली कोनोट्स हिंदू और ये संस्कृत एंड ऑल, तो उससे क्या होता है कि जुडिशरी या फिर किसी उसमें जाओ बोल दो कि भारत माता की जय, या फिर इस तरीके का अस्तो मा सदगम, या इस तरीके के मंत्र आपको उच्चारण करने हैं, तो इट जस्ट प्रोटेक्ट्स एंड पेट्रोनाइज अ सर्टेन सेक्ट, दैट इज मेजॉरिटी सेक्ट और हिंदू सेक्ट, या इस्लाम सेक्ट या क्रिश्चियन सेक्ट, कोई भी सेक्ट। तो अगर जुडिशरी फिर क्या करेगा, इसको स्टक डाउन करेगा। ओके। तो इस केस में एक ये पॉसिबिलिटी भी होती है। ठीक है, एक और चीज है, चेक्स एंड बैलेंसेस को भी हर्ट करता है। एक और हो जाएगा, डिस्टॉर्ट ओवरऑल स्ट्रक्चर, जुडिशियल ओवररीच। नहीं, वो तो खैर, वो एक्चुअली क्या होगा ना, वो जब चेक्स एंड बैलेंसेस में लिखोगे ना, तो इस टाइप की चीजें लिखोगे, चेक्स एंड बैलेंसेस में इस टाइप की चीजें लिखोगे। जब जुडिशरी के बारे में लिखोगे, तो ओवररीच लिखोगे, ओवररीच लिखोगे। जब एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेटिव के बारे में लिखोगे, तो फिर तुम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म लेजिस्लेचर में लिख सकते हैं, या PIL। नहीं, लेजिस्लेटिव में बेसिक स्ट्रक्चर का हर्ट लिखोगे। PIL और जुडिशियल एक्टिव तो ऊपर ओवररीच को ही तो एक्टिविज्म बोलते हैं। एक्टिविज्म जब बढ़ जाता है ओवररीच हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद फिर अगर एग्जीक्यूटिव पर फिर बात आ जाएगी, तो फिर रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ की बात करोगे। ठीक है, ये इसके अंदर का सब पार्ट है, क्लियर है ये। और डिस्टॉर्ट ओवरऑल स्ट्रक्चर का ये मतलब है, हर देश का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। चाइना का बहुत ब्रिटल है, इंडिया का कोहेसिव है। तो जब पावर बढ़ने लगता है ना, डोमिनेंस बढ़ने लगता है, वो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है, क्योंकि किस पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, तो वो किसी ना किसी एक हाथ में एनार्की जैसा बिहेव करने लगेगा। अगर एग्जीक्यूटिव के पास पावर आ जाएगी, तो भाई फिर इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन आ जाएगी। लेजिस्लेटिव के पास पावर आ जाएगी, तो कुछ भी बना देगा। जुडिशरी के पास पावर आ जाएगी, तो कुछ होने ही नहीं देगा। ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके का ये होता है। तो देखो, ये देखने के 7-8 पॉइंट है, लेकिन अगर ये वाला जो मैंने लिखवाया है ना, इससे 8 पॉइंट आपके लिए सफिशिएंट है। 8 पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं एकदम आराम से डील करूंगा। इस क्वेश्चन पे ही हम लोग रहेंगे। और अभी इस क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ क्या लिखा है इन्होंने। रीजन वाई, क्यों गारंटी होनी चाहिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो इन्होंने लिखा है सेपरेशन ऑफ पावर को वो बढ़ाता है। हम लोग अपने टेम्पलेट से भी लिख सकते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, और दैट टू इन इंटर सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, उसमें जुडिशरी वर्सेस ये लिख सकते हैं हम लोग। इंटर इंट्रा और ये सब नाम नहीं लिखना है, आपको सेंस डालना है वहां पे, सेपरेशन ऑफ पावर से। ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ लिख दिया वहां पर सेपरेशन ऑफ ऐसे हेडिंग नहीं देनी है, वहां पर सेंस डाल देनी है, सेंस डाल देना है वहां पे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रूल ऑफ लॉ की बात करी गई है यहाँ पे, कि अगर तुम दे दोगे तो रूल ऑफ लॉ ये सब चीजें होंगी। आप बिल्कुल यहाँ पे रूल ऑफ लॉ डाल सकते हो। उसके बाद आप ये भी डाल सकते हो कि इससे बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा। इससे जुडिशरी को जब कॉन्स्टिट्यूशनली तुम बैकिंग दे दोगे, तो बेसिक स्ट्रक्चर बन सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, सरकार अमेंडमेंट करके रूल ही चेंज कर देगी, तो जुडिशरी कुछ कर ही नहीं पाएगी। किया है ना, कई बार तो किया है। फंडामेंटल राइट कैसे चेंज हुआ, अमेंडमेंट ही कर डाला। ठीक है ना। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा रूल ऑफ लॉ, दूसरा हो जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर। 3 पॉइंट हमने अभी लिखे। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये भी ब्रीच होगा, पब्लिक ट्रस्ट ब्रीच होगा। उसके बाद क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीजनलिज्म और सेक्टिज्म में से रीजनलिज्म आ जाएगा। रीजनलिज्म कैसे आ जाएगा,
तुम देखोगे बीजेपी अगर सेंटर में है तो बीजेपी रूल्ड स्टेट को दिक्कत होती है। बीजेपी रूल्ड स्टेट बहुत मक्खन की तरह चलते हैं, लेकिन नॉन बीजेपी वाले दिक्कत में होते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट और ये इसको गाइड करेगी तो इससे रीजनलिज्म का क्रिएशन नहीं आएगा ना। हाँ, वो जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट होते हैं वो उनको सहयोग नहीं देते सेंटर को, ये भी होता है। तो अब जुडिशरी क्या, अगर तुम उसको कॉन्स्टिट्यूशनली बैक कर दोगे तो जुडिशरी बोलेगी कि भाई दे पैसा, रोक क्यों रखा है। अभी जुडिशरी के पास पावर नहीं है, वो बोलो। दूसरा, चेक्स एंड बैलेंसेस। ऑब्वियसली जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव के बढ़ते या लेजिस्लेचर के बढ़ते हुए कदम को रोकेगी। और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर का डिस्टॉर्शन होना है कि एग्जीक्यूटिव जो है, लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव से ज्यादा बड़ा है, ये सब भी कम होगा। ठीक है। और यहाँ पर वही इन्होंने लिखा है, पब्लिक ट्रस्ट लिखा है। हमने कितने पॉइंट लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट लिखे। इन्होंने कितना लिखा, 1 2 3 4 5 6 लिखा, इनसे ज्यादा लिखा हमने। ठीक है ना, इनसे ज्यादा हमने लिखा है। अब इसके सेकंड पार्ट को, जो कि एंटीथीसिस है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अभी के लिए यहीं तक, धन्यवाद। और दूसरी चीज ये है कि आप लोगों का एक काम क्या है, आप लोगों ने इसको लिखा होगा, इस पर मेरे को फैक्ट्स कलेक्ट करके दो। 1 घंटा लगेगा कलेक्ट करने में। सोर्सेज यूज करो, इंटरनेट यूज करो, इस पर मेरे को फैक्ट कलेक्ट करके दो। ठीक है ना। इस कैसे कैसे क्या होगा बाकी फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद कर दो।